गंवार ससुराल में मॉडर्न बहू का पहला बच्चा। शेफाली मॉडर्न ख्यालातों की थी, बिल्कुल अपने ससुराल वालों से अलग। और वो 8 महीने की गर्भवती थी, जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। तभी सास सरिता कहती है, अरे शेफाली बहू, ये तू क्या कर रही है? जानती है ना, फिर 8वां महीना चल रहा है। कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो तुझे इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। माँ जी, आपको आजकल के लाइफस्टाइल का कुछ नहीं पता। आज की औरतें जो प्रेग्नेंट होती है वो इसी तरह एक्सरसाइज करती है और ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। माँ जी, बेटा, बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है तो तू पहले सुबह शाम बैठकर आराम कर लिया कर। इससे भी बच्चा स्वस्थ रहेगा। अनुलोम विलोम करेगी तो अच्छा होगा। मैंने अपने समय में ऐसा ही किया था, इसलिए तो युवराज इतना हष्ट पुष्ट पैदा हुआ था। व्हाट? ये अनुलोम विलोम क्या है माँ जी? अरे ऐसे सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं। अच्छा, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है माँ जी, ये कर लूंगी मैं। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए गलत चीजें करती हूँ। मैं भी उसका अच्छा भला सोच सकती हूँ माँ जी। नहीं बेटा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन आराम से, ज्यादा लोड वाली चीजें मत कर। तभी नंद, अक्षरा और पति युवराज आकर कहते हैं, शेफाली, देखो मैं तुम्हारे लिए आम का अचार लेकर आया हूँ। खत्म हो गया था ना, और तुम्हें चाहिए था। और भाभी, मैं आपके लिए और अपने छोटे बाबू के लिए ये फ्रूट्स लाई हूँ। इसे खा लीजिए ताकि मेरा भतीजा या भतीजी जो भी होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल युवराज, पता है मेरा भी आम का अचार खाने का मन कर रहा था, लेकिन अब खाने के साथ खाऊंगी। फिलहाल फ्रूट खा लेती हूँ। ये कहकर शेफाली फ्रूट खाती है। घर के सभी लोग शेफाली से बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे। कुछ दिन और बीत जाते हैं और शेफाली का डिलीवरी का टाइम आ जाता है और वो जोर से चिल्ला रही होती है, आह! युवराज, युवराज, जल्दी हॉस्पिटल चलो, हमारा बेबी आने वाला है। हाँ माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ हम चल रहे हैं। अब तुम शांत हो जाओ और सांस लेती रहो। परेशान बिल्कुल मत हो शेफाली, हम हैं साथ में। अक्षरा बेटा, बहू का सारा जरूरी सामान बैग में भर ले और हॉस्पिटल चल। और तेरे पापा जी कहाँ हैं? वो मम्मी पापा दफ्तर से ही वही पहुंच जाएंगे। ये कहकर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो नर्स उन्हें शेफाली की कंडीशन देखकर सी सेक्शन का कहती है। ये बात सुनकर सास कहती है, नहीं नहीं, मैं अपनी बहू का ऑपरेशन नहीं करवा सकती। उसका पहला बच्चा है। घर चलो, हम दाई माँ को बुला लेंगे। अभी वक्त है बहू की डिलीवरी होने में। घर वापस चलते हैं। माँ ये क्या कह रही हो आप? हाँ, उसकी हालत तो देखो, बच्चा कभी भी आ सकता है। बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, बहू को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पापा जी, मेरा बच्चा और मैं तकलीफ में है और आप दाई माँ के हाथ सौंपेंगे हमें? हम हॉस्पिटल से वापस घर जाएंगे। नहीं नहीं। मम्मी जी, अब पापा जी को समझाओ जरा, अपना देहाती रूप यहाँ भी दिखा रहे हैं। माँ पापा, आप समझते क्यों नहीं हो? हाँ? बेटा, तू नहीं समझ रहा है। मैं जो बोल रही हूँ सही कह रही हूँ। इन लोगों ने तो पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। 2 मिनट में ऑपरेशन के बाद कह देते हैं। तकलीफ तो बहू को होगी ना। हम घर जा रहे हैं बस। ये सुनते ही शेफाली दर्द में बेहोश हो जाती है। सरिता अपनी बेटी से कहकर जल्दी से दाई माँ को घर से बुलाती है और वो लोग घर पहुंचते हैं, जहां दाई माँ पुराने तौर तरीके से सुरक्षित शेफाली का बच्चा इस दुनिया में लाती है। कुछ देर बाद शेफाली को होश आता है तो वो अपने छोटे से बेटे को गले से लगा लेती है। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, बिल्कुल मुझ पर और पापा पर गया है। ये क्या, मैं घर पर हूँ? माँ जी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? आप इतने नाजुक मोड़ पर ऐसे फैसले कैसे ले सकती है? बहू, तेरा बच्चा नॉर्मल तरीके से हुआ है। तेरी सेहत का ख्याल है मुझे, इसलिए मैंने तेरी चिंता करते हुए ये फैसला लिया है। पता नहीं तुझे गलत क्यों लग रहा है। मैं तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ। ये सब मैंने तेरे पहले बच्चे के लिए किया है। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप और मेरा भतीजा दोनों ठीक है। देख लिया मैंने आज आप लोगों को। आपका देहातीपन पीछे ही नहीं छूट रहा। जमाना आगे बढ़ गया है और आप पुरानी चीजों में उलझे हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है। सरिता शेफाली के पास आती है और बच्चे को उसकी गोद में लेकर काला टीका माथे पर और हाथ पैरों में काला धागा बांध देती है। ये देखकर शेफाली कहती है, ओ माय गॉड माँ जी, आप काला जादू कर रही है मेरे बच्चे पर। क्यों लगाया ये सब? पूरा मेरे गोरे से बच्चे को काला कर दिया टीका लगा लगा कर। और ये धागा पहनने से मेरे बच्चे को घुटन महसूस हुई तो उतार दीजिए इसे। नहीं बहू, ये सब तो हमारे लड्डू के लिए किया है मैंने,
ताकि उसे नजर ना लगे। सबकी नजर से बचाने के लिए तो मैंने उसे काला टीका और धागा बांधा, और ये तो सब बच्चे पहनते हैं। चाहे कोई कितना भी मॉडर्न माता पिता हो, वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही सुरक्षित रखते हैं। रखते होंगे माँ जी, पर मेरे ये सब ख्यालात नहीं है। अरे बाहर विदेश में भी बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे काला कर देते हैं, या उनके कमर हाथ पैरों में गले में काला धागा डाल देते हैं। मेरा बच्चा सुरक्षित कम और साधु बाबा ज्यादा लग रहा है। शेफाली, तुम तो हर छोटी बात को कहां से कहां ले जाती हो। ये हमारे बच्चे के लिए ही तो है। हाँ, जाने दो ना यार, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई। देखो तो कैसे खुश होकर हंस रहा है। हाँ, हे डैडी का बच्चा, डैडी का बेटा, आबू। ये कहकर युवराज अपने बच्चे के साथ खेलने लगता है। वहीं दूसरे पल सरिता अक्षरा के साथ अपने बेटे के कई साल पुराने बचपन के कपड़े निकालकर अपनी बहू को देते हुए कहती है, अरे शेफाली बेटा, ये ले, ये तू हमारे लड्डू को पहनाना, उसके लिए अच्छे रहेंगे। पता है, ये कपड़े युवराज के बचपन के हैं। व्हाट? इतने साल पुराने कपड़े माँ जी, आप मेरे पहले बच्चे को पहनाएंगी? उसकी किस्मत इतनी गई गुजरी नहीं है कि वो अपने बाप के पुराने कपड़े पहने। माँ जी, मैं उसके लिए नए कपड़े लाई हूँ, वही पहना दूंगी। नहीं बेटा, ये कपड़े उसके लिए आरामदायक है, पुराने हैं, मुलायम है। तू नए कपड़े पहनाएगी तो वो उसे छू लेंगे। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं नए कपड़े में। माँ जी, आप अपनी पुरानी सोच अपने पास रखिए। ये ले बहू, उसे शहद चटा देना, खास गांव से मंगवाया है। आप दोनों तो जो करते हो मेरे बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं। 4-5 महीने गुजर जाते हैं। शेफाली अपने बच्चे को ज्यादा देर ससुराल वालों के पास नहीं रहने देती थी। ना ही वो अपने बेटे की मालिश सरिता को करने देती थी, ना ही पुराने कपड़े पहनाती थी, ना ही उसे दाल का पानी पिलाने देती थी। वो सब कुछ अपने मॉडर्न तरीके से करती थी। ऐसे ही एक रात लड्डू बहुत परेशान होता है। वो बच्चा चुप ही नहीं होता। तभी शेफाली कहती है, ये चुप क्यों नहीं हो रहा? लड्डू बेटा, माँ जी देखिए ना, चुप नहीं हो रहा, बहुत देर से रोए जा रहा है। मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मैंने भी इसे चुप कराकर देख लिया, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। इसे जरूर कोई तकलीफ है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए शायद। तूने इसे कैसे कपड़े पहना रखे हैं? पहले तो ये चेंज कर दे, क्या पता इस वजह से रो रहा हो। मैंने कहा था ना, मुझे मालिश करने दे, तूने करने नहीं दी। देख लिया कितना कमजोर लग रहा है ये। फिर से आपकी वही वाली बातें शुरू हो गई। युवराज, आप जल्दी डॉक्टर के पास चलिए। शेफाली अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां सरिता और युवराज भी जाते हैं। डॉक्टर बच्चे के चेकअप करने के बाद कहता है, लगता है शेफाली जी आप बच्चे के साथ लापरवाही कर रही हैं। उसे ठीक से कुछ खिला पिला नहीं रही हैं। देखिए आपने कपड़े कैसे पहनाए हैं, उसके शरीर पर रैशेज हो गए हैं। और आप अपने बच्चे की मालिश वगैरह नहीं करते हो क्या? हाँ, सरसों के तेल से देखिए बच्चा कितना कमजोर हो रहा है। बच्चे की रोज मालिश होती है ना? इस तरह से उसमें अपने आप ही जान आ जाती है। आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। माता जी, आप अपनी बहू को कुछ कहती नहीं हो क्या? मेरा बच्चा मेरी वजह से तकलीफ में है। डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। इसी वजह से मेरा बच्चा इतना परेशान है। मैं तो कहता था, लेकिन तुम ही माँ की बात नहीं सुनती थी। अब जो हो गया सो हो गया। फिलहाल लड्डू के बारे में सोचो और घर चलो। डॉक्टर साहब, कोई दवाई तो नहीं देनी है ना? नहीं, कोई दवाई नहीं देनी है। आप अपने पोते का ख्याल रखोगे तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग घर आ जाते हैं। फिर सरिता अपने पोते की नजर उतारती है। शहद चाटकर बच्चा शांत हो जाता है और अपनी दादी दादा के साथ खेलने लगता है। तब से शेफाली अपनी सास की बात मानती है और लड्डू स्वस्थ रहता है। दीदी, आप ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो? आपने माँ बाबूजी को मना क्यों नहीं किया रिश्ते के लिए? हाँ दीदी, आपके होने वाले पति पता है कितने काले हैं। इतने काले इंसान के साथ आप कैसे रहोगी? हे भगवान, मुझे तो उन्हें जीजू कहने में भी बहुत शर्म आएगी। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात है दीदी। आप जानती हो, आपके होने वाले पति शहर में रहने के बाद भी गवारों की तरह रहते हैं। उन्हें तो कपड़े पहनने का कोई भी सेंस नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इंसान दिल का साफ होना चाहिए। शक्ल से तो हर कोई साफ होता ही है। सलोनी की चारों छोटी बहन उसे शादी न करने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन सलोनी उनकी एक नहीं सुनती।
कुछ ही दिनों में सलोनी की शादी विक्रम से हो जाती है। विक्रम रंगत में काला था और उसका पहनावा थोड़ा सा देहाती था। शादी होने के बाद सलोनी अपने पति विक्रम के साथ उसके घर चली जाती है, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सलोनी की चारों छोटी बहनें फोन करके उससे कहती हैं, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी दीदी। आप गांव क्यों नहीं आ रही हो हमसे मिलने? अरे काले जीजू को बोलो कि वो आपको हमसे मिलने के लिए यहाँ ले आए। आपको तो उनके साथ आने में भी शर्म आएगी ना दीदी? तुम चारों कैसी बात कर रही हो? भला मुझे उनके साथ आने में क्यों शर्म आएगी? अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ नहीं सकती। क्यों ना तुम चारों एक काम करो, तुम चारों ही मेरे ससुराल में आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनते ही पारुल बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी हम चारों बहनें आपसे मिलने के लिए आपके ससुराल में आ रहे हैं। चलो अब मैं फोन रखती हूँ क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी है। सलोनी की चारों बहनें पैकिंग करने के बाद अपनी बहन के घर पहुंच जाती हैं, जहां वो उसे देखते ही गले से लगा लेती हैं। एक दो दिन वो अच्छे से रहती हैं और एक दो दिन में विक्रम की तबीयत भी ठीक हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर विक्रम बैठा हुआ अपनी चारों सालियों से कहता है, अरे तुम चारों जब से यहाँ आई हो एक बार ही बाहर घूमने नहीं गई हो, क्या तुम चारों बाहर घूमने नहीं चलोगी? विक्रम की बात सुनकर वो चारों एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगती हैं। इन काले सांड के साथ कौन जाना चाहेगा? लोग हमें इनके साथ देखेंगे तो कहेंगे कि पतासे के ऊपर कौवा मंडरा रहा है। कोयल की बात सुनकर वो चारों हंसने लगती हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारे काले जीजाजी अमीर बहुत हैं, अगर चलेंगे तो खूब खर्चा करवा सकेंगे, फिर तो हमारा चलना बनता ही है। एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने के बाद पारुल कहती है, हाँ जीजाजी, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं अच्छी जगह घूमने नहीं गए, आप हमें घुमा कर लेकर आओ, साथ में दीदी भी चलेंगी। विक्रम उन चारों की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपनी चारों सालियों और अपनी पत्नी को एक साथ घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन उसकी चारों सहेलियां उससे दूर दूर होकर चलने लगती हैं। अरे सलोनी, आखिर इन चारों को हुआ क्या है? क्या इन्हें मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है क्योंकि मैं काला हूँ? आप ही कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहनें ऐसी नहीं हैं, और फिर काले हो तो क्या हुआ, आपका दिल तो साफ है ना। सलोनी के ऐसा कहने पर विक्रम उसे गले से लगा लेता है और माथे पर उसे एक प्यारी सी किस देता है। ये सब पारुल, कोयल, मोना और शिल्पा देखकर मुंह बनाने लगती हैं। मुझे तो इनका समझ ही नहीं आता, दीदी ने पता नहीं इनके अंदर क्या देखा है, हमारे काले जीजा। मैं अगर शादी करूंगी तो एक हैंडसम से लड़के के साथ करूंगी, ऐसे काले कलूटे के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। वो चारों हंसने लगती हैं, जिसके बाद वो सिनेमा हॉल के अंदर भी अपने जीजा और दीदी से थोड़ा दूर होकर बैठती हैं। सिनेमा हॉल के बाद वो सभी एक क्लब में जाते हैं, जहां सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां डांस करते करते विक्रम अपनी चारों सालियों के पास आ जाता है। अरे कितना अच्छा माहौल है, आज तो मैं अपनी चारों सालियों के साथ डांस करूंगा। विक्रम ऐसा सोचकर उनके साथ डांस तो करने लगता है, लेकिन वो चारों एक एक करके वहां से गायब हो जाती हैं और कहीं और जाकर खड़ी हो जाती हैं। विक्रम वापस सलोनी के पास आ जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में डीजे पर एक गाना बजाया जाता है। जीजा तू काला मैं गोरी घनी, ओ जीजा तू काला मैं गोरी घनी, फोटो खिंचवावे, फोटो खिंचवावे दोनों जाने, ओ जीजा जीजा तू काला मैं गोरी घनी। गाने पर चारों सालियां खूब नाचती हैं, जिससे बेचारे विक्रम को अपनी इंसल्ट महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी चारों सालियों को कुछ नहीं कहता और शाम रहते वो वापस उन्हें घर ले आता। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है। अब वो अपने जीजा से ज्यादा मतलब नहीं रखती और हमेशा उन्हें उनके रंगत और उनके पहनावे के ऊपर ताने कसने लगती हैं। इस बात से सलोनी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी चारों बहनों को कुछ कह नहीं पाती, जिसके चलते वो विक्रम से कहती है, वैसे मेरी चारों बहनें अब बड़ी हो रही हैं, क्यों ना हम इन चारों के लिए भी रिश्ते ढूंढ ले। वैसे मैं एक घर जानता हूँ जहाँ 4 भाई हैं, सभी सुंदर भी हैं और पैसे वाले भी। वहाँ मेरी चारों सालियाँ खुशी खुशी रह सकती हैं।
सलोनी इस रिश्ते के बारे में अपनी चारों बहनों को बताती है, जिसके बाद वो चारों के चारों सुंदर लड़कों का नाम सुनते ही रिश्तों के लिए हाँ कर देती हैं। कुछ ही दिनों में उन चारों की शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। लेकिन शादी के बाद वो धीरे धीरे अपनी बहन और अपने जीजा से मतलब रखना बंद कर देती हैं। दीदी, आप मुझे बार बार कॉल मत किया करो और जीजा को कहो कि यहाँ बार बार आना जाना भी बंद कर दे। एक तो वो रंगत से ऐसे है, हमारे परिवार में मिलते जुलते भी नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो यहाँ पर आए। ये विक्रम फोन पर सुन लेता है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद से विक्रम और सलोनी उन चारों से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही उन चारों के पति घर पर लेट नाइट आते हैं, रात भर पार्टियां करते हैं और उनसे मतलब भी नहीं रखते। ये सब क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में? जब देखो हमारे पति तो बाहर ही घूमते रहते हैं। सलोनी दीदी विक्रम जीजा के साथ कितना खुश रहती है और जीजा भी उनका कितना ख्याल रखते हैं। काश हमने भी अपनी दीदी की तरह सोचा होता और उनकी तरह गोरे रंग पर न मरकर ऐसा इंसान ढूंढा होता जो प्यार भी करता और केयरिंग भी रहता। धीरे धीरे उन चारों के पति उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखते, मानो जैसे घर में फॉर्मेलिटी के लिए उनसे शादी कर ली हो। वहीं दूसरी तरफ एक दिन उन चारों को अपने पतियों की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है, जिसके चलते उन्हें बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपनी दीदी और अपने जीजा के पास आ जाते हैं। माफ कर दो जीजा जी, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। उसी की सजा हमें मिल रही है। हमें अपनी गलती का एहसास है। अपने पतियों की सुंदरता तो देखी, लेकिन उनका दिल नहीं देखा, जैसे दीदी ने आपका दिल देखा था। काश हमने भी ऐसा ही किया होता। उन चारों को अपनी गलती का एहसास होते हुए देख विक्रम उन चारों से कहता है, तुम चारों को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम चिंता मत करो, तुम चारों के पति को मैं लाइन पर लेकर आऊंगा। विक्रम अपने चारों सालियों की जिंदगी ठीक करने के लिए उनके चारों पतियों से बात करता है और उन्हें आखिरी धमकी देता है, जिसके चलते वो चारों विक्रम की बात मान लेते हैं और अपनी पत्नियों के साथ अच्छे से रहने लगते हैं।